बन गया इतना सुंदर सा प्यारा सा कि एक और पत्रिका के माध्यम से हम कितनी सारी बातें कर सकते हैं। जी सर, अब मुझे पत्रिका के लिए आपकी कहानी भी चाहिए। बस सर इसके बाद आपको हाँ, भेज दिया जाएगा, no समस्या। कहानी या आलेख जो भी आप भेजें। और श्योर श्योर। पत्रिका का नया अंक वसुधा जी आपको भेजेंगे। जी जी जी। मैंने भेज दिया, कल परसों ठीक भेजा। है, आ गया। जी बहुत बढ़िया। अच्छा है, बहुत अच्छा है। सुरेश भाई नमस्कार। नमस्कार नमस्कार आदरणीय। नमस्कार 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 नमस्कार। जी अरविंद जी भी जुड़ गए हैं, प्रणाम करती हूँ। अरविंद जी नमस्कार। अरविंद जी, माइक। अंतरा, आप सभी को सादर नमस्कार, प्रणाम। अच्छा नमस्ते अच्छा, नमस्ते। नमस्कार प्रणाम। नूतन जी, जी जी जी, चलिए। अंतरा जी, हाँ जी सर। चलिए शुरू करिए। जी जरूर। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हिंदी साहित्य समिति की मुखपत्र वीणा मासिक पत्रिका के इस वैश्विक ऑनलाइन आयोजन में मैं अंतरा करवड़ी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम एक विशिष्ट अवसर पर एक विशिष्ट विषय पर आधारित चर्चा में सहभागी होंगे। हमारे बीच आदरणीय आज के हमारे प्रमुख वक्ता आदरणीय तेजेंद्र शर्मा जी उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय तेजेंद्र जी। धन्यवाद। इसके साथ ही बहुत प्रसन्नता के साथ में आज हमारे बीच मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति के प्रधानमंत्री आदरणीय अरविंद जवलेकर जी मौजूद हैं। मैं आपको भी प्रणाम करती हूँ। वीणा पत्रिका के संपादक आदरणीय श्री राकेश शर्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं। वीणा संवाद केंद्र इंदौर की संयोजिका मेरी सखी बड़ी वरिष्ठ मार्गदर्शिका आदरणीय डॉक्टर वसुधा गाडगिल जो आज एक वक्ता के रूप में भी हमारे बीच रहेंगी, वे भी हमारे बीच हैं। आपका भी स्वागत है। और इसके अलावा हमारे जितने भी शुभ चिंतक हैं, जितने भी हमारे वीणा पत्रिका के स्नेही हैं, वे सभी हमारे बीच उपस्थित हैं। आदरणीय तेजेंद्र शर्मा जी को सुनने के लिए भी एक बड़ी संख्या में हमारे बीच श्रोता मौजूद है। मैं यहाँ कहूंगी कि हमारे बीच दर्शक भी मौजूद है, श्रोता भी मौजूद है। तो मुझे लगता है जब कोई लेखक उसके शब्दों के द्वारा प्रसिद्ध होता है तब ये स्थिति बनती है कि एक अच्छी संख्या में बहुत कम समय पहले बताए जाने के बावजूद अच्छी संख्या में हमारे बीच श्रोता आज मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ। हमारे बीच यहाँ पर मैंने दूसरे नंबर से भी लॉगिन किया हुआ है, माता सरस्वती मौजूद है। उन्हें आभासी स्मरण उनका करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और हमारे मन में जो शाब्दिक दीप जले हुए हैं आभासी तौर पर हम सभी माँ सरस्वती का नमन करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेकर हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी अरविंद जवलेकर जी से निवेदन करूंगी कि हमारे सभी अतिथियों का आप शाब्दिक स्वागत करें। स्वागत उद्बोधन के लिए श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अरविंद जवलेकर जी। वीणा के शताब्दी समारोह के कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत आयोजित आज की इस आभासी संगोष्ठी में आभासी रूप से जुड़े आज के प्रमुख वक्ता यूके की पूर्वाई पत्रिका के संपादक आदरणीय श्री तेजेंद्र शर्मा जी, वीणा संवाद केंद्र की संयोजिका हमारे अपने इंदौर की मगर आज अमेरिका से आभासी रूप से जुड़ी प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर वसुधा गाडगिल जी, वीणा के संपादक श्री राकेश शर्मा जी तथा कार्यक्रम के सूत्रधार वीणा संवाद केंद्र की दूसरी संयोजिका साहित्यकार अंतरा करवड़े जी तथा इस आभासी संगोष्ठी से जुड़े हुए सभी लोग उनको सबका मैं श्रीमद भारत हिंदी साहित्य समिति और वीणा पत्रिका की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम
वीणा पत्रिका तथा श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति के आज हम वीणा पत्रिका और कहानी लेखन विषय पर आयोजित इस आभासी संगोष्ठी में चर्चा करने वाले हैं। कहानी साहित्य की प्राचीन विधा है। अनेक वरिष्ठ साहित्यकारों ने इस विधा में अपना योगदान दिया है। इन सबकी कहानियों को वीणा में भी निरंतर स्थान मिलता रहा है। आप सब इस विषय पर अपने बहुमूल्य विचारों से हमें आलोकित करेंगे, इसलिए मैं आपका अधिक समय न लेते हुए तुलसीदास जी से अनुरोध करूंगा कि वे संगोष्ठी को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री अरविंद जवलेकर जी। और हम अब आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और सबसे पहले, जैसा कि हमारा आज का विषय है हिंदी में वीणा की शताब्दी और हिंदी में कहानी लेखन, हमने श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति में जब वीणा संवाद केंद्र इंदौर के भी अनेक कार्यक्रम हुए, तब भी कहानी विधा पर केंद्रित एक कार्यक्रम हमने अवश्य किया है। उसमें सीमित मात्रा में हमने वीणा के कुछ अंकों का भी उल्लेख किया था और एक उल्लेखनीय वक्ता उसमें आदरणीय वसुधा जी भी रही थी। इसके अलावा वीणा संवाद केंद्र द्वारा लघु कथा और लोक साहित्य, वीणा के विशेषांक, इन सभी पर आधारित विविध कार्यक्रम समय समय पर हम लोग आयोजित करते रहते हैं। इस कड़ी में आज हमारा जो विषय है वीणा की शताब्दी और हिंदी में कहानी लेखन। मैं सबसे पहले आज के कार्यक्रम के प्रारंभ में वीणा के संपादक आदरणीय राकेश शर्मा जी को करबद्ध निवेदन करूंगी कि कृपया यहाँ पधारें और विषय प्रवर्तन कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। वीणा पत्रिका के संपादक आदरणीय राकेश शर्मा जी। पटल से जुड़े हुए आप सभी सुधी साहित्यविदों का मैं स्वागत करता हूं और आपको प्रणाम भी करता हूं। मित्रों, यह संगोष्ठी एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर हो रही है वीणा की दृष्टि से, जब वीणा अपनी शताब्दी वर्ष में प्रवेश करने जा रही है और ऐसा करने वाली यह पहली पत्रिका है देश की जो 100 वर्ष से निरंतर प्रतिमाह प्रकाशित होती रही। तो इसका बीजारोपण करने वाले हम अपने तमाम पूर्वजों को, उनकी स्मृति को, उनकी पुण्य आत्माओं को स्मरण करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि पत्रिका के इस ऐतिहासिक मोड़ पर हम लोग उसके साक्षी हैं, उसके साथी हैं, उसके सहयात्री हैं। 100 वर्ष पहले का जो साहित्यिक परिदृश्य है वह कुछ भिन्न सा है। भिन्न सा इसलिए है कि उस समय की जरूरतें अलग थी। उस समय प्रेमचंद लिख रहे थे, आप देखें कि 1927 में छायावाद अपने उत्कर्ष के क्षणों में है, जब वीणा के संपादकों ने, और उन संपादकों में एक विशेष नाम है शांति प्रिय द्विवेदी। शांति प्रिय द्विवेदी जी बनारस के थे और इंदौर आकर के उन्होंने पत्रिका में काम किया। शांति प्रिय द्विवेदी निराला के अभिन्न हिस्से भी थे, बहुत घनिष्ठ मित्र थे। अगर आपने कभी निराला की साहित्य साधना किताब देखी हो तो उसमें बहुत बार उनका उल्लेख आता है, या कभी नरेश मेहता के संस्मरण पढ़े तो शांति प्रिय द्विवेदी का नाम विशेष रूप से आता है। और वे शांति प्रिय द्विवेदी यहाँ रहते हुए छायावाद की जो आलोचना की पृष्ठभूमि थी उसको तैयार कर रहे थे। और उस समय प्रेमचंद ने 1929 में वीणा में अपनी कहानी प्रकाशन के लिए भेजी। तो कहानी प्रेमचंद की भी इसमें प्रकाशित हुई, कहानी टैगोर की भी अनुवाद होकर के आई और प्रकाशित हुई, और कहानी जैनेन्द्र की भी यहाँ प्रकाशित हुई। तो आप जो कहानी के प्रमुख हस्ताक्षर हिंदी में हैं वे सब निरंतर वीणा में प्रकाशित होते रहे। तो ये तो इसलिए भी हुए कि एक नई पत्रिका
उस समय की आवश्यकताओं को अपने सिर पर लेकर के और चल रही थी आगे। लेकिन उससे भी ज्यादा खूबसूरत बात यह थी कि वीणा किसी वाद और प्रतिवाद में नहीं गई कि ऐसी कहानी लिखोगे तो ही होगा, नहीं। सामाजिक सांस्कृतिक कहानी जिसमें राष्ट्र की चिंताएं सन्निहित हो, उन आलेखों को, उन कहानियों को वीणा ने तरजीह दी और वो प्रकाशित हुई। तो सब तरह के कहानीकार उसमें प्रकाशित होते रहे और बड़ी बात यह हुई कि जल्दी ही कहानी का विशेषांक भी वीणा ने प्रकाशित किया। 1981 में वीणा ने लघु कथा पर विशेषांक निकाला। अब आप सोचें कि आज से 50 साल पहले जो संस्था, जो पत्रिका अपने समय की पदचाप को समझते हुए कहानी को भी और लघु कथाओं को भी स्थान दे रही हो और उन पर विशेषांक निकाल रही हो, तो ऐसे लोग निसंदेह बड़े दूरदृष्टा भी थे और समय की पदचापों को समझने वाले भी थे। आज हम लघु कथा पर बात कर सकते हैं, आज तो कहानियों पर बात करते हैं, लेकिन उस समय यह देखकर कि समय कहाँ पहुंचेगा और हमारे आने वाली पीढ़ी को क्या जरूरत होगी, उसके अनुपात में उन्होंने संग्रहों के नाम तक रखे। और कोई आपको ये बता दूं कि लगभग 40 विशेषांक समय समय पर वीणा ने प्रकाशित किए। जब जिस अंक की जरूरत हुई तब निकाले, क्योंकि बंधन हमने वैचारिक रूप से कोई ओढ़ा नहीं था। केवल एक ही सिद्धांत रहा है वीणा का, वो राष्ट्रीयता और भारतीयता हमारे लिए प्रमुख आधार रहा है। उस पर तब भी वीणा तैनात थी और आज भी है। मुझे खुशी है कि बाद के समय में तमाम वाद प्रतिवाद चलते रहे और उस वाद प्रतिवाद में चलने वाले, लिखने वाले हर बड़े लेखक ने वीणा को अपना लेखकीय योगदान दिया है। ये इसका मोटा मोटा मैं इतिहास बता रहा हूँ, विस्तार में जाने का ये अवसर नहीं है। लेकिन प्रसन्नता इस बात की है कि आप सभी ने वीणा को स्नेह भी दिया, लेखकीय प्रतिसाद भी दिया और आज भी उसका ये प्रतिफल है कि इतने दूर दूर से आप सब लोग, कहीं पर रात के 3 बज रहे हैं तो कहीं 11 बज रहे हैं, कहीं कुछ है, तो इस तरह इस समय की तमाम सीमाओं को तोड़कर आप वीणा के स्नेह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये हमारे साथ जुड़ना जो है हमारा सौभाग्य भी है। दूसरा ये, मैं इस अवसर का लाभ लेते हुए आपसे प्रार्थना करेंगे कि वीणा के शताब्दी वर्ष में आप अपनी ओर से जो कुछ भी योगदान कर सकते हैं वो करने की कृपा करें, क्योंकि आप सबके सहयोग से ही एक बड़ा काम होगा। क्योंकि हमारी अब सब चिंताएं, हमारी भी, अरविंद जवलेकर जी की भी यही चिंताएं हैं कि ये 100 वर्ष का जो ऐतिहासिक समय हम लोगों के जीवन में आया है, ये अभूतपूर्व है और एक ही बार ये अवसर मिलेगा दोबारा। वो लोग कहते थे कि जिंदगी न मिलेगी दोबारा, तो हम कहते हैं हमें 100 वर्ष का अवसर भी नहीं मिलेगा दोबारा। तो इस सब का प्रतिसाद बहुत अच्छा निकले, इसलिए आपके पास में वसुधा जी का नंबर सबके पास में है और उस नंबर पर अब हर माह आपको वीणा का नया अंक पहुंचना शुरू हो जाएगा और शायद वीणा बहुत जगह पहुंचाई भी होगी वसुधा जी ने। तो एक काम तो ये होगा, दूसरे आप अपने अनुभव और अपने सुझाव कि हम क्या और करें जिससे ये और एक ऐतिहासिक काम हो। इसलिए आप चूंकि बाहर बैठे हैं तो वहाँ की जो सांस्कृतिक आवश्यकताएं हैं, जो साहित्य में ध्वनित हो सकती हैं, वे सब वीणा के मार्फत बाहर आनी शुरू हों। ये मेरी आपसे अलग से एक प्रार्थना है। बकाया में कहानियों पर आलेख वसुधा जी का भी है और सर को भी सुनेंगे। बहुत दिन बाद आज दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि एक बार प्रभु जोशी जी और आप दोनों लोग समिति में आए थे और उस समय हम लोगों ने
छोटी सी संगोष्ठी भी की थी, चर्चा भी की थी। तो जितेंद्र जी को याद आ गया, ये हमारा सौभाग्य है। और हम चाहते हैं कि संगोष्ठी के मार्फत कहानी पर चर्चा हो और वीणा के लिए अब क्या और नया करना है, इस बात पर भी हम लोगों की चिंताएं अब होनी चाहिए, क्योंकि वो समय आ गया है, बहुत पास में है। तो हम सबका, आप सबका बहुत स्वागत करते हैं और अंतरा जी से कहेंगे कि अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। अभी हमारे बीच हमें संबोधित कर रहे थे वीणा पत्रिका के यशस्वी संपादक आदरणीय राकेश शर्मा जी। चूंकि वीणा देश की पहली ऐसी पत्रिका है जो शताब्दी पूरी करेगी और उसके यशस्वी संपादक के रूप में आदरणीय राकेश शर्मा जी को सुनना हमेशा कुछ ऐसा होता है कि आप कुछ नया सीखें, आपको कुछ विशिष्ट ज्ञान मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राकेश जी। आपने वीणा के संपादकों की भी विशिष्ट भूमिका को हमेशा रेखांकित किया और मैं और वसुधा जी हमेशा इस बारे में चर्चा भी करते हैं कि आदरणीय राकेश जी हमेशा अपने संपादकीयों में भी अपने पुरखों को हमेशा याद करते हैं और एक संपादक की कुर्सी पर बैठने के बाद अपने पूर्व संपादकों को वर्तमान सफलता का पूरा श्रेय दे देना एक बिरले व्यक्तित्व की श्रेणी में आता है। आपने आदरणीय शांति प्रिय द्विवेदी की भूमिका को भी रेखांकित किया और वीणा में कहानी के प्रकाशन की परंपरा के साथ आपने विविध विशेषांकों को लेकर के बात की और वीणा की इस समृद्ध यात्रा से हमें रूबरू कराया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय है कि हम हमारे प्रथम वक्ता के रूप में आमंत्रित करें आदरणीय डॉक्टर वसुधा गाडगिल जी को। वसुधा जी वैसे तो हम सभी के बीच नई नहीं है, सभी उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन आज चूंकि एक वक्ता के रूप में, जैसे कहा जाता है जब हमारे परिवार का ही कोई व्यक्ति विशेष स्थान पर पहुंच जाए तब वो एक अतिथि समान होता है। तो आपका हम आभासी रूप से स्वागत भी करते हैं वसुधा जी, और आपके बारे में बहुत संक्षेप में मैं सभी को बताना चाहूंगी। आदरणीय डॉक्टर वसुधा गाडगिल एमए और हिंदी साहित्य में पीएचडी है। आप महर्षि विश्वविद्यालय जबलपुर से हिंदी साहित्य और भाषा में आपने 25 वर्ष तक अध्यापन किया। रचना कर्म में आप कविता, कहानी, लघु कथा, आलेख, शोध आलेख, संस्मरण, जीवनी, लेखन, साक्षात्कार, समीक्षा आदि में आपकी कलम चलती है। हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में आप लिखती हैं, अनुवाद भी करती हैं। हिंदी से मराठी में अनेक कविता और कहानियों तथा मराठी से हिंदी में दीपावली विशेषांक जो मराठी के सबसे समृद्ध माने जाते हैं उसमें भी आपका विशिष्ट लेखन रेखांकित हुआ है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विविध संगोष्ठियों में आपकी बहुत विशेष भूमिका हमेशा रहती है। कार्यशालाओं में विशेषज्ञ के रूप में आप अपना मार्गदर्शन देती हैं। चर्चाकार के रूप में आपकी सहभागिता निरंतर रहती है। अब तक 9 पुस्तकें आपकी कलम से निकली हैं। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का श्री कृष्ण सरल पुरस्कार, पर्यावरण व्यवस्था एवं पर्यावरण सेवा हेतु आपको वसुधा सम्मान और स्वच्छ इंदौर अभियान में प्रेरक लेखन हेतु इंदौर के महापौर द्वारा आप सम्मानित है। तो ऐसी विविध आयामी और लेखन में आपकी प्रतिभा का लोहा जो सभी मानते हैं, ऐसी आदरणीय वसुधा जी, डॉक्टर वसुधा गाडगिल, जो वैसे हमारे वीणा संवाद केंद्र इंदौर की संयोजिका भी हैं। आपको मैं सादर आमंत्रित करती हूँ, आप हमारे बीच आए। पटल आपका है और वीणा की शताब्दी और हिंदी में कहानी लेखन इस विषय पर अपना उद्बोधन प्रदान करें। आदरणीय डॉक्टर वसुधा गाडगिल। बहुत बहुत धन्यवाद अंतरा जी। आज के सुविख्यात विभूति आदरणीय तेजेंद्र जी और डॉक्टर अरविंद जी, राकेश जी, सुरेश चंद्र जी, आदरणीय पुरुषोत्तम दुबे जी और इस पटल से जुड़े हुए सभी साहित्यिक अनुरागियों और शब्द साधकों का मैं नमस्कार करती हूँ, सबका अभिनंदन करती हूँ। हम वीणा की शताब्दी के वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और कहानी लेखन पर एक जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था तो उसमें राकेश जी का आग्रह था कि इसका आप 99 वर्ष का आलेख तैयार कीजिए। तो मैंने एक बात बहुत अच्छे से जानी कि मैंने पीएचडी की थी यशपाल पर, लेकिन वीणा पर जो आलेख तैयार किया, जो 99 वर्ष का अध्ययन किया, तो मुझे लगा कि वास्तव में यह भी एक दूसरी पीएचडी के समकक्ष ही है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। साहित्यिक पत्रकारिता समाज की बौद्धिक, सांस्कृतिक, वैचारिक चेतना की विकास यात्रा का सजीव दस्तावेज होती है। यह समकालीन भाषा, शिल्प, नवीन संवेदनाओं की बौद्धिक विमर्श की अनुसंधानात्मक प्रयोगशाला होती है, जिसमें सर्जना की सूक्ष्मदर्शी अभिव्यक्तियां भी होती हैं। हिंदी साहित्य की समृद्ध साहित्यिक पत्रकारिता की परंपरा में
वीणा ने हिंदी भाषा साहित्य के उत्कर्ष संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शताब्दी पूर्ण कर रही वीणा वैचारिक प्रतिबद्धता, प्रकाशन की निरंतरता, गुणवत्तापूर्ण साहित्य का प्रमाण है। श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति इंदौर द्वारा अक्टूबर 1927 से वीणा पत्रिका निरंतर प्रकाशित हो रही है। आइए वीणा की शताब्दी यात्रा में वीणा की कहानी विधा के अवदान का एक अनुशीलन करें। वीणा ने रचनाकारों को सशक्त रचनाधर्मी मंच प्रदान कर स्वतंत्र, संवेदनशील और गंभीर विधा के रूप में प्रतिष्ठित किया है। पंडित अंबिका प्रसाद त्रिपाठी के संपादन में 1927 में प्रारंभ हुई वीणा पत्रिका ने 1929-1930 में कहानी को विशिष्ट विधा के रूप में कुछ पृष्ठ दिए। यहाँ 1929-30 में प्रेमचंद की स्वप्न कहानी पृष्ठ क्रमांक 705 वीणा में प्रकाशित हुई। कहानी में कथाकार स्वप्न में अपने बचपन और युवावस्था में लौट जाता है, लेकिन बचपन में उसे जो प्रौढ़ अनुभव मिलते हैं वह अपनी पिछली भूलें उसे स्वप्न में दिखती है। आलस्य, समय का दुरुपयोग, दिखावा, व्यसन और संयम को स्वप्न में पहचानता है और पश्चातापवश उसकी पुनरावृत्ति करने से बचना चाहता है। हिंदी गद्य साहित्य में भारतेंदु युग के पश्चात प्रेमचंद युग का आरंभ हुआ। कालजयी उपन्यासकार, कहानीकार मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी कहानी को यथार्थवादी स्वर दिए। उन्होंने किसान, श्रमिक, सामाजिक विषमताओं जैसे कहानी के केंद्र में रखे, लेकिन उपर्युक्त कहानी साधारण स्वप्न कथा नहीं है, वरन मानव जीवन का नैतिक और मनोवैज्ञानिक दस्तावेज है। कहानी का स्वप्न प्रयोग प्रेमचंद की मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रवृत्ति को दर्शाता हुआ चेतन और अवचेतन का अद्भुत संगम दर्शाता है। इस कहानी से वीणा पत्रिका प्रेमचंद युगीन कहानियों से अद्यतन कहानी विधा के नित्य नए सोपान तय कर रही है। 1935 में मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के पोषक रचनाकार जैनेन्द्र कुमार की कहानी बेचारा सांप प्रकाशित हुई। इस कहानी ने भी मुझे अद्यतन झकझोरा है। कहानी का शीर्षक हमें अचंभित करते हुए पढ़ने की जिज्ञासा बढ़ाता है। कहानी का कथानक संक्षिप्त में बताऊंगी 2-4 लाइन में। जंगल में रहने वाला एक विषधर भुजंग से एक बार एक देव बालक हर्ष और उल्लास के साथ खेलता रहता है। खेल खेल में उसका पैर उस भुजंग पर, उस सांप पर पड़ जाता है, जिससे क्रोधित होकर सांप फन उठाकर उसे डस लेता है, जिसकी वेदना में देव बालक मूर्छित हो जाता है। सांप घबरा कर स्नेह भाव से पश्चाताप करते हुए उसके आजू बाजू चक्कर लगाता है, लेकिन उस देव बालक की निष्प्राण देह वहीं जमीन पर पड़ी रहती है, जिससे दुखी होकर सांप भगवान से उसके विषधारी दांतों को हटाने का निवेदन करता है। भगवान उसके दांत निकाल देता है, लेकिन तभी एक सपेरा आता है और सपेरा उसे बीन बजा कर उसे झोली में रखकर ले जाता है और बीन बजा कर भ्रम में डालता है। तत्पश्चात सपेरा इस सांप के माध्यम से खेल दिखाकर उदर वर्णन करता है। मनमाने खेल दिखाने, नृत्य करने, लहरा कर चलने, फन उठाकर सलाम करने जैसे खेल दिखाने पर मजबूर करता है। मनुष्य जाति भी उसे नचाती रहती है। आसपास जितने दर्शक उसको देखते रहते हैं उस खेल को, वो भी मनमाने ढंग से उसे उस सांप को नचाती है। मनुष्य जाति को भयभीत करने वाला डरावना भुजंग स्वयं मनुष्य जाति के सम्मुख भयभीत और असहाय हो जाता है। जैनेन्द्र कुमार हिंदी साहित्य के मनोवैज्ञानिक कथा लेखन के प्रमुख स्तंभ हैं। उनकी कहानियों में बाह्य घटनाएं गौण और अंतर्मन की हलचलें प्रमुख होती हैं। बेचारा सांप ऐसी कहानियों में से एक है। यह कहानी मानवीय अहंकार के अनेक प्रश्न हमारे सम्मुख उठाती है। मनुष्य स्वयं को सभ्य मानता है, लेकिन वह अन्य प्राणियों पर अत्याचार करने से नहीं चूकता। 1935 में वीणा में प्रकाशित इस कहानी जैसे अनेक उदाहरण हम आज भी देखते हैं। काले हिरण का शिकार, हाथी दांत, शेर की खाल निकालना, मोर पंख हेतु जानवरों पर किए जा रहे अत्याचार हम आज भी पढ़ते हैं। मनुष्य की दम्भी सोच पर प्रश्न चिन्ह लगाती यह मनोवैज्ञानिक संदेशपरक कहानी आज भी प्रासंगिक है। 1941 में प्रकाशित एक कहानी है, वह है क्रांतिकारी विचारधारा के लेखक यशपाल की महायज्ञ का पुरस्कार। कहानी एक
कथा के माध्यम से शुरू होती है, जिसमें धनी सेठ दान पुण्य करने के लिए निकलता है और दान पुण्य करने की वह सोचता है, लेकिन देखते ही देखते उसका धन का भंडार खाली हो जाता है। अब धन का भंडार खाली हो गया, उसे भरने के लिए क्या किया जाए? तो उस जमाने में जो काल्पनिक रूप से लेखक लिखते हैं कि उस समय यज्ञ बेचे जाते थे, तो वो यज्ञ बेचने के लिए गांव-गांव निकलता है और रास्ते में उसकी पत्नी उसे उसकी पुतली में 4-5 रोटियां, कुछ सब्जी ऐसा रख देती है। वह दान धर्म करने, पुण्य कर्म करने निकलता है और रास्ते में एक जगह रुकता है, वहां कुएं से पानी भरता है। उसी समय उसे एक कुत्ता उसके पास आता है जो असहाय है, अशक्त है। वो भौंक कर अपनी व्यथा बताता है, तो ये जो धनी सेठ रहता है, ये उसे अपनी रोटी देता है। वह तृप्त नहीं होता, दूसरी रोटी देता है, वह तृप्त नहीं होता, वो तीसरी, चौथी रोटी, अंत में अपना पूरा जो भी उसके पास पोटली में बंधा हुआ था खाना, वो उसे दे देता है। इसके पश्चात वो भूखा प्यासा आगे बढ़ता जाता है और जब एक गांव में पहुंचता है जहां पर जो वहां की सेठ सेठानी रहते हैं, उस वहां पर वो यज्ञ बेचने की बात करता है। तब सेठानी पूछती है उससे कि तुमने कभी यज्ञ बेचोगे, लेकिन तुम्हारा जो महायज्ञ किया है उसे कैसे बेचोगे? तब वह अचंभित होता है, परेशान हो जाता है, मैंने कौन सा महायज्ञ किया? तब वह बताती है कि जो मानवीय कर्तव्य तुमने निभाया, उसे करके क्या उसका मूल्य लगाना कभी संभव है? नहीं। विपत्तियों के भार से दबे होने पर भी सेठ ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। जब सेठ सेठानी घर के देहरी के पास आते हैं, वहां पर यह सेठ और सेठानी का पैर एक बड़े से पत्थर से टकराता है। पत्थर हिलते ही सामने जवाहरातों की चमक से भरा तहखाना नजर आता है। तब एक अदृश्य स्वर गूंजता है, जो रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई, वह वास्तव में महायज्ञ किया, उसी का यह तुम्हें पुरस्कार है। यशपाल कर्म के समर्थक लेकिन कर्मकांड के विरोधी थे। वैचारिक परंपरा के सुदूर आंचलिक क्षेत्र में ले जाती यह सशक्त कहानी आज हमें लोक कल्याण की पवित्र भावना, त्याग का संदेश देती है। साथ ही धार्मिक पाखंड का विरोध कर तत्कालीन सामाजिक ढांचे की भी तस्वीर प्रस्तुत करती है। 1945 की ओर बढ़ते हैं। वीणा की प्रतिनिधि कहानी सिद्धि रविंद्रनाथ टैगोर की गहन दार्शनिक कथा है, जिसमें बाहरी चमत्कार, आंतरिक आत्मज्ञान के बीच अंतर के प्रभावशाली रूप को प्रस्तुत किया गया है। कहानी का मुख्य पात्र एक साधक है जो कठिन तपस्या के माध्यम से अलौकिक शक्तियां तो हासिल कर लेता है, किंतु शक्तियों को प्राप्त कर उसमें अहंकार की भावना आ जाती है। कहानी तब एक प्रभावशाली मोड़ पर आती है जब एक साधारण मनुष्य के माध्यम से उसे यह बोध होता है कि वास्तविक सिद्धि बाह्य शक्तियों में नहीं, वरन अहंकार और दंभ को त्याग कर स्वयं पर विजय हासिल करने में है। यह कथा आध्यात्मिक तथा दार्शनिक आत्मविश्लेषणात्मक कहानी है, जिसमें आत्मसंयम, आत्म अनुशासन में रहने का संदेश दिया है और यह भी बताया है कि मनुष्य को सच्ची साधना विनम्र, सरल और आसान ज्ञानी बनाती है। 1946 में वीणा के कहानियों के विषय बदले। अब भारतीय सामाजिक ढांचे में हो रहे परिवर्तन का वीणा में प्रकाशित हुई कहानियों पर असर दिखने लगा। 1946 से आगे के वर्षों में वीणा में भारतीय संस्कृति, सामाजिक मूल्यों में हो रहे बदलाव, ऐसी कहानियां परिलक्षित होती हैं। सामाजिक बंधनों के बंधन से खुलना, यह स्थिति अनेक कहानियों का केंद्रीय विषय रहा। 1948 समय बदला, समय के साथ कहानियों के विषय बदले। 1948 में मार्च और अप्रैल वीणा का संयुक्तांक गांधी अंक से प्रकाशित हुआ। इसमें मोहनलाल उपाध्याय की कहानी बापू का चबूतरा एक उल्लेखनीय कहानी है। कथा में हुसैना और मधुसूदन दो पात्र हैं जिनके जीवन में प्रेम का बीज अंकुरित होते हैं। हुसैना मुसलमान है और मधुसूदन हिंदू है। वहीं वहां पर विवाह को लेकर दोनों संप्रदायों में लड़ाई हो जाती है और लड़ाई दंगे फसाद के रूप में बदल जाती है। जब बहुत ज्यादा दंगा फसाद होता है, तब मंदिर के पुजारी आते हैं और वो एक दुख भरी खबर उन लोगों को सुनाते हैं कि गांधी जी की हत्या हो गई है। यह खबर सुनते ही दोनों धर्मावलंबी स्तब्ध होते हैं। पुजारी जी बापू द्वारा देश के लिए दिए गए बलिदान की घटना बतलाते हैं। बापू की हत्या सुनते ही दोनों धर्म के लोगों की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। उन्हें पश्चाताप होता है। गांव में उठे दंगे का बवंडर थम जाता है।
पुजारी जी मंदिर के निकट इमली के पेड़ के नीचे बापू की याद में चबूतरा बनाने का प्रस्ताव रखते हैं, जिसे दोनों धर्म के लोग स्वीकार करते हैं। इस चबूतरे पर रामधुन, कुरान की आयतें, ज्ञान की चर्चा होती है। चबूतरे के प्रति गांव के प्रत्येक व्यक्ति में के हृदय में सम्मान होता है। वीणा में प्रकाशित इस कहानी के माध्यम से संप्रदायवाद को खत्म करने, राष्ट्रहित की जागृति करने, समाज में एकता स्थापित करने का संदेश दिया है। अब मैं कहानियां तो बहुत ज्यादा हैं, मैं चुनिंदा कहानियों पर बात करना चाहूंगी। जून 1967 में उर्मिला मिश्रा द्वारा लिखित कहानी अकेला एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो सबके बीच में समाज में रहकर भी जीवन पर्यंत अकेला रहता है। आप देखिए, ये कहानी 1967 में लिखी गई है और आज ये समस्या विकराल रूप धारण कर रही है। यह कहानी नई कहानी का प्रतिनिधित्व भी करती है, जिसमें तत्कालीन पीढ़ी अपनी पहली पीढ़ी की प्रति बदलती हुई दृष्टि भी देखती है। इन कहानियों में प्राचीन परंपरा और नए बदलाव के तेवर भी हमें दिखाई देते हैं। आधुनिक कहानी के इस दौर में भारतीय सामाजिक व्यवस्थाएं बदल गई थी। प्रेम विवाह, संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार, अकेलापन जैसे विषयों पर लेखकों ने कलम चलाई। इस दौर में व्यक्ति मूलक और समाज मूलक कहानियां लिखी जाने लगी थी, जो वीणा में प्रकाशित हुई है। 70 के दशक में वीणा में प्रकाशित कहानियों में प्रेम विवाह, संप्रदायवाद, धर्म, राष्ट्रीय चेतना जैसे अनेक विषयों पर केंद्रित कहानियां पढ़ने में आती है। स्त्री विमर्श पर कलम चलाने वाली सुप्रसिद्ध लेखिका कृष्णा अग्निहोत्री की कहानी डोरियां भी दो विभिन्न धर्मों के युवक युवतियों पर, असगर और मीना की प्रेम कहानी है, वह भी इसी विषय पर केंद्रित है। स्वाधीनता पूर्व और स्वाधीनता के पश्चात भारत और आज के भारत में यह विषय इसी तरह से चला आ रहा है। कृष्णा अग्निहोत्री की यह कहानी नारी स्वतंत्रता की भी लालसा रखती है और पुरातन मूल्यों को समाप्त करना चाहती है। इस कहानी में सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक तथा धार्मिक जीवन के विविध पहलुओं का उद्घाटन हुआ है। यह कथा प्रगतिशील कहानी का प्रतिनिधित्व करती है। अक्टूबर 1970 के अंक में प्रेम कासलीवाल की कहानी बकरे बकरियां दलित और सर्वहारा वर्ग पर हो रहे शोषण की प्रतीकात्मक व्यंग्यात्मक कहानी है। अप्रैल 1973 के अंक में चंद्रशेखर दुबे लिखित कहानी कमर कमर गेहूं, भारतीय कृषि व्यवस्था जीवन पर केंद्रित हृदयस्पर्शी कहानी है। वीणा ने ग्राम्य जीवन, भारतीय कृषि, कृषक जीवन, कृषकों की समस्याएं, लोक संस्कृति पर आधारित कहानियों को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है। एक कहानी मैं यहाँ पर जरूर उसका उल्लेख करना चाहूंगी। 1973 में पूरन सहगल की कहानी सईदन मर गई। पवित्र प्रेम का विरोध, पति की पिता के द्वारा हत्या किए जाने पर सुंदर अकेली युवती सईदन के सौंदर्य की विवशता, उसकी विक्षिप्त अवस्था का गांव के युवा प्रौढ़ पुरुषों द्वारा फायदा उठाना, अंततः उसकी मृत्यु होना पाठक को विचलित और द्रवित करता है। लेखक द्वारा प्रभावी संवादों के साथ ग्रामीण परिवेश का वर्णन भी कहानी में दृष्टव्य है। शेखू, मंचू चाचा, दोनाली, अंगोछा, मांग्या, चगन्या, सैन्या, कसन्या नाई, खाट्र्या, नशीला पेय पदार्थ का नाम जैसी ठेठ देशज शब्दावली कहानी के तत्वों अर्थात कथानक, देशकाल, परिवेश और वातावरण, चरित्र चित्रण, संवादों के प्रभावोत्पादकता को बढ़ाती है। लेखक की लेखन शैली को रोचकता प्रदान करती है। मैं एक उदाहरण पढ़ना चाहूंगी। प्रताप बाबू ने कई बार इतना तक विचार कर लिया था कि सईदन का अपहरण कर लिया जाए, लेकिन मंजू तमोली की लठ संबंध की दुनाली और रावले की रूपदार मूंछों का ध्यान आते ही सबकी हिम्मत मोम हो जाती थी। 1970 के कालखंड में वीणा में कहानी विधा को पर्याप्त स्थान मिलने लगा। इसके पृष्ठ धीरे धीरे बढ़ते गए। इसके अंकों में कभी एक, कभी दो, कभी तीन कहानियां तक प्रकाशित हुई। 1980 में विलास गुप्ते की कहानी नासूर, बदलते समाज, ध्वस्त धराशायी होते सामाजिक मूल्य, दादी और पिता द्वारा बेटी को बेचने की कहानी है, जो हमें आहत करती है, समाज के विद्रूप चेहरे को दिखाती है। इसी तरह देवेंद्र व्यास दिनेश की कहानी किरचे सामाजिक पारिवारिक प्रेम और आत्मीयता के संबंधों में आ रहे तनाव विघटन को बतलाती है।
एक और महत्वपूर्ण कहानी का उल्लेख करना चाहूंगी। 1983 के अंक में सुनील कौशिक द्वारा लिखी कहानी अंग्रेजी पहाड़ा सामान्य भारतीय जनों की मानसिक गुलामी को अभिव्यक्त करती है, जिसमें निम्न वर्गीय मध्यम वर्गीय परिवार है, बच्चे के पिता अपने बच्चे को अंग्रेजी पहाड़ा रटने के लिए जबरदस्ती करता है और बच्चा जो है वो छोटे कंचे अपने जेब में रख के उसको खेलने के लिए जाना रहता है और पिताजी बैठ के उसे जबरदस्ती उस पर अंग्रेजी का पहाड़ा रटवाते हैं। भारतीय समाज की यह विडंबनापूर्ण स्थिति रही है कि स्वाधीनता के पश्चात भी आम आदमी भी थोड़ी अंग्रेजी सीख कर बोलकर स्वयं को खास समझने लगता है। बच्चों में अंग्रेजी भाषा सिखाने की बाध्यता, अपनी भाषा के प्रति सम्मान और अनुराग का अभाव तथा इस भाषा का मन मस्तिष्क पर प्रभाव आज भी सामान्य भारतीयों में दिखाई देता है। उपर्युक्त तथा भाषा संबंधी अन्य कहानियों के माध्यम से वीणा ने भाषा संबंधी समस्याओं पर चिंतन कर समाधान निकालने का संदेश दिया है। इन प्रकाशित कहानियों के माध्यम से वीणा ने एक ओर सनातन मूल्यों संस्कारों को कहानियों में स्थान दिया, वहीं दूसरी ओर समाज में घुल रहे गरल, अनैतिकता, पूंजीवाद, शोषण के विरोध में आवाज भी उठाई। 2017 में वीणा में प्रकाशित प्रसिद्ध कथाकार सूर्यबाला की कहानी दूध का टीका पृष्ठ 10 पर छिजते दरकते रिश्तों की कहानी है, जिसमें बुजुर्गों का अपमान, भाई बहन, बुआ भतीजे के रिश्तों में बढ़ती दूरियां, आर्थिक वैषम्य, बदलते समाज, सामाजिक ढांचे का हृदयस्पर्शी चित्रण है। संवाद भी ऐसे कि हमारी संस्कृति में परिवारों में कुछ छूट रहा है, घर भी रीते रीते से खाली खाली हो चुके हैं। आधुनिकता के नाम पर विच्छिन्न होते समाज को जोड़ने का आह्वान करती यह कहानी अंतस को नरम करती है। 2021 में डॉक्टर सीजे प्रसन्न कुमारी की कहानी पीढ़ियों का अंतराल की कहानी में तकनीक को इति इति नमन, यह आखिरी पंक्ति हमारे हृदय को भेदती है। 3 पीढ़ियों की यह कहानी, शायद आदरणीय तेजेंद्र जी बहुत अच्छे से कनेक्ट होंगे इस कहानी से। 3 पीढ़ियों की यह कहानी गांव, शहर और विदेश की धरती के कथानक को आगे बढ़ाती है। केरल की आंचलिकता की सुगंध, नारियल तोड़ना, विदेश में कॉस्को में शॉपिंग करना और तकनीक के माध्यम से दूर परदेश में रहकर पोता पोती बच्चों से संवाद, जिससे एक एक दिन का इंतजार जीवन को गति देता है। आज हमारे देश में यह स्थिति अनेक घरों में दिखाई देती है। इस स्थिति का अनुभव मैं भी बहुत अधिक करती हूँ। इस कहानी के संवादों में दक्षिण भारतीय देशज और अंग्रेजी भाषा के आगत शब्दों का प्रयोग कथानक की मांग के साथ भी प्रभावी लगता है। 2022 में उर्मिला शिरीष की कहानी जन्मभूमि प्रकाशित हुई, जिसमें कहानी की नायिका जन्मभूमि, मायके के अपने लोग, माता पिता, गांव, पगडंडी, अड़ोस पड़ोस से हृदय तल से जुड़ी हुई है। यह कहानी पाठक के मन में संवेदनाओं के साथ सामाजिक न्याय की चेतना भी जगाती है। इसी अंक में डॉक्टर वंदना मुकेश की कहानी अजनबी शहर में विदेश की पृष्ठभूमि पर लिखी है, जिसमें कहानी का पात्र छोटे से गांव, शहर से बड़े शहर, बड़े शहर से विदेश जाता है। विदेश जाकर वह वहां के रीति रिवाजों से अवगत होता है और वहां भ्रमण के लिए सप्ताहांत पर जो दूर दूर निकलते हैं, हम अभी महसूस भी कर रहे हैं इस बात को, और पर्यटन करके वहां का यह चलन होता है कि सप्ताहांत में पर्यटन करते हैं। सतत अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, अलग अलग देशों के लोगों से अंग्रेजी में संपर्क करना, मॉल में खरीदारी में उसी भाषा के प्रयोग से वह थोड़ा सा स्वयं को असहज महसूस करता है। एक दिन वह पैदल घूमने निकलता है और सामने उसे एक आदमी मिलता है। उसे देखकर सांवला सा आदमी रहता है, ब्राउन नस्ल का। वह उससे पूछता है, क्या आप भारतीय हैं? वह नकारा करता है, नहीं। वह पुनः प्रश्न करता है, आप भारतीय हैं? वह हिंदी में उत्तर देता है, जी नहीं, मैं मॉरिशस से हूँ। हिंदी भाषा सुनकर उसे अत्यधिक प्रसन्नता होती है। अजनबी शहर में अपनी भाषा में मॉरिशस के आदमी से संवाद कर वह संतुष्ट होता है। घर पर आकर इतने दिनों बाद पहली बार वह गुनगुनाता है, अपने कमरे में रोशनी जलाता है, जो उसे पहली बार प्रसन्नता की रोशनी सी प्रतीत होती है। कहानी के नायक को अपनी भाषा में संवाद होना, आत्मीयता का बोध होना, लोगों से जुड़ने से मिलने वाला आत्मसंतोष नवीन ऊर्जा और चेतना से भर देता है। प्रायः यह स्थितियां विदेश में जाने वाले युवाओं के साथ देखी जाती है, जो
मैं अभी भी देख रही हूँ, मैं खुद भी महसूस कर रही हूँ, विदेश की धरती पर जाकर रिश्तों के गाढ़ेपन, गर्माहट की भावना और तीव्र हो जाती है। 2025 में डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह की लोक भाषा सामाजिक सरोकार पर लिखी परंपरा वर्तमान विचारों में समता दर्शाती कहानी घर बैठी प्रकाशित है। ये घर बैठी कहानी पूरी लोक भाषा पर गांव की बोली, रीति रिवाज, सामाजिक बंधन, वैचारिक स्वतंत्रता, ग्रामीण स्त्रियों की पीड़ा, संघर्ष, साथ ही लोक परंपराओं का सरल और भावपूर्ण गहरी संवेदनाओं भरी कहानी है। ये प्राचीन समय की ओर हमें ले जाती है, जहां पर आज जिसे हम लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, लिव इन में रहने की बात है, वहां पर लेखिका ने घर बैठी इस शीर्षक के इस कहानी को बहुत ही सुंदर तरीके से अभिव्यक्ति दी है। ग्रामीण परिवेश के पृष्ठभूमि पर आधारित डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह की यह कहानी यशस्वी और मर्मस्पर्शी है। वीणा ने प्राचीन और अर्वाचीन विषयों की समता पर भी अनेक कहानियों को स्थान दिया है। 2026 में जनवरी में प्रकाशित आंगन का पीपल डॉक्टर लता अग्रवाल द्वारा लिखी कहानी है। स्त्रियों की उपेक्षा, ससुराल में कष्ट इत्यादि परिस्थितियों के वर्णन के साथ ही उसका सकारात्मक अंत ऐसा है कि आंगन में तुलसी का पेड़, एक जो पौधा जो बोया जाता है वह, और पीपल के पौधे के माध्यम से यहाँ लेखिका ने वर्तमान समाज के सकारात्मक पक्ष को भी दिखाया है, जो नकारात्मक परिस्थितियों की तप्त हवा में शीतल बयार के झोंके से प्रतीत होती है। इसी वर्ष के फरवरी अंक में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर डॉक्टर वसुधा गाडगिल की एक कहानी लिखी गई है, जिसमें आईटी प्रोफेशन में विदेश में कार्यरत एक युवा लड़की जो माँ बनी है उस पर केंद्रित है। वो अपनी नैनी को रखती है इस बेटी को संभालने के लिए, लेकिन एक मूड ऐसा आता है जब बेटी माँ को नहीं छोड़ती, और ये इसकी जो प्रोग्रेस होती जाती है वह बेटी के स्पर्श से उसे एहसास होता है कि माँ बनना और माँ होने में कितना अंतर है। वीणा के मार्च के अंक में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक की प्रोफेसर शकीला खानम द्वारा अनुदित मार्मिक कहानी हृदय दीप, एक स्त्री के हृदय में जल रहे भावनात्मक दीपक की कथा है। ऐसा दीपक जो प्रेम, त्याग, पीड़ा और आत्मसम्मान के बीच जलता रहता है। अप्रैल 2026 के अंत में अंतरा करवड़े की कहानी श्वेता आत्मपरीक्षण वैचारिक बोध को व्यक्त करती है, जिसमें कहानी की नायिका श्वेता योग सिखाने हेतु विदेश जाती है। वहां के लोगों से एक विशेष बिंदु के पश्चात आपस की बातें, मुलाकातों के बाद संवेदना के विशेष स्तर को पार करने के बाद उसे यह देश उसका नहीं है, यह विचार उसे अवरोध बनाने लगता है। वैचारिक भटकाव, जीवन के अनेक उलझन भरे प्रश्न उसके मन में झंझावात उठाते हैं लेकिन गुरुदेव के आगमन और अटल चट्टान से खड़े होकर आश्वस्ति का एक प्रखर तेज आशीर्वचन के रूप में उसके जीवन में नवीन दीप्ति का प्रकाश प्रज्वलित करता है। वीणा के 99 वर्षों के अंकों में कुछ अंकों में मैंने विभिन्न भाषाओं से अनुदित लगभग 26 कहानियां पढ़ी। अधिकांश अनुवादकों ने कहानियों का यथोचित अनुवाद किया है। एक पुरातन अंक में मूल लेखक खुशवंत सिंह, अनुवादक देवी नागरानी की कहानी दोषी सामाजिक व्यवस्था, परिवार में अलगाव, जीवन के संघर्ष के चित्रण को बतलाती है, तो रविंद्रनाथ टैगोर की बांग्ला कहानी सिद्धि, डॉक्टर सुरेश जोशी की कहानी गुजराती कहानी कोहरा, जो नायक के जीवन की समस्याओं को, संघर्षों को बतलाती है। प्रसिद्ध मराठी लेखक वी.वा. शिरवाडकर की कहानी भांडण, लड़ाई, इसका अनुवाद डॉक्टर विद्या केशव चिटको द्वारा किया गया है। इसमें कुत्तों का एक समूह, प्रतीकात्मक कहानी है, कुत्तों का एक समूह है जो अलग अलग स्वभाव के हैं और वे हर जगह भौंकते रहते हैं, एक जैसी प्रवृत्तियां, लेकिन उनमें एक कुत्ता है जो उन प्रवृत्तियों से अलग है। वह अपनी पूंछ हिलाने को नकारा करता है। यहाँ पर धार्मिक व्यवस्थाओं, धर्म पर और राजनीति पर कुठाराघात किया गया है। इस व्यंग्यात्मक रचना के माध्यम से लेखक ने धर्मद्रोह शब्द प्रयोग से सामाजिक परंपराओं की भी आलोचना की है। दिसंबर 1999 के अंक में लता सप्रे द्वारा मराठी में लिखित विष्णु गोपाल द्वारा अनुदित कहानी फासले, बदलते समाज, परिवारों में बढ़ती दूरियां, एकाकीपन, उन्मुक्त जीवन पर केंद्रित है। इस प्रकार वीणा ने तमिल, कन्नड़, मराठी, गुजराती, उड़िया, बांग्ला, पंजाबी एवं अन्य भाषाओं की कहानियों का अनुवाद
प्रकाशित किया है, जो हमें उन भाषाओं के सुदूर अंचलों में ले जाता है तथा वहाँ के लोक जीवन, संस्कृति और लेखकों से रूबरू करवाता है। वीणा के अनेक अंकों में कहानी विधा से संबंधित विस्तृत आलेख भी प्रकाशित हुए हैं, जिनमें मुख्य रूप से मैं बताना चाहूंगी, जिनमें इन आलेखों में कहानी विधा ने अपने आरंभिक आदर्शवादी स्वरूप के पश्चात यथार्थवाद, मनोविश्लेषणात्मकवाद और सामाजिक सरोकारों को आत्मसात किया है। इन आलेखों में विशिष्ट कहानीकारों की रचनाधर्मिता पर भी विचार व्यक्त किए गए हैं। हिंदी के साठोत्तरी कहानीकार कमलेश्वर, समानांतर कहानी का प्रदर्शन लेखक डॉक्टर परमलाल, कथा साहित्य में स्वच्छंद कल्पना का प्रयोग लेखक डॉक्टर प्रेम प्रकाश भारतीय ने कहानी में संवेदनाओं को जागृत करने, विचार उत्पन्न करने और समाज में चेतना प्रसारित करने में संबंधी विचार व्यक्त किए हैं। जून 1967 में देव कोठारी का लेख नई कहानी की रचना प्रक्रिया कहानी विधा को विस्तार देती है। 1982 में डॉक्टर परमलाल ने नए बोध के समर्थ कथाकार ज्ञान रंजन पर विशिष्ट आलेख लिखा है, जो उनकी बहुआयामी लेखनी की सर्जना को पाठकों के सम्मुख रखता है। सन 1970 से 80 के दशक में कहानियों में आम आदमी की चर्चा होती है। इन लेखों में ज्ञान रंजन, ममता कालिया, रमेश बख्शी जैसे अनेक रचनाकार उपस्थित हुए हैं। इस दौर में मार्क्सवाद, वामपंथ, राजनीति से प्रभावित कहानियों का लेखन जोरों पर था। महिला कथाकारों ने पारिवारिक स्त्री पुरुष संबंधों से बाहर निकलकर नई जमीन तलाशने की दस्तक भी दी थी। इन लेखों में यह दिखाई देता है। वीणा में प्रकाशित कहानियों की भाषा सरल, सहज, संवादात्मक, प्रवाहात्मक होती है, जिसमें सामान्य पाठक आसानी से जुड़ जाता है। कहानियों में लोक बोली, आंचलिक देशज शब्दों की सुगंध भी आती है, जो कृत्रिमता से दूर कहानियों को जीवंतता प्रदान करती है। इन कहानियों में संवेदनशीलता, विषयानुकूल भाषा, व्यंग्यात्मक कथाओं में शब्दों की धार, चुटीलापन दिखाई देता है। समग्रतः वीणा पत्रिका ने इस प्रवास में कहानी में बदलते सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवेश के साथ कहानी के स्वर, शिल्प, सरोकारों में परिवर्तित स्वरूपों को व्यक्त किया है। वीणा ने अपनी निर्धारित गति रखते हुए हिंदी भाषा और साहित्य की विभिन्न विधाओं के साथ कथा साहित्य को गहराई तक थाम कर पाठकों के अंतस में स्थायी प्रभाव बनाया है। वीणा के संपादक गण सभी संपादकों ने उच्च स्तरीय रचनाओं के चयन द्वारा कहानी के गुणवत्ता को बनाए रखा है। वर्तमान संपादक श्री राकेश शर्मा परंपरा और आधुनिकता का समन्वय करते हुए कहानी में नवाचार का स्वागत कर विभिन्न विषयों पर केंद्रित कहानियों को स्थान देते हुए कहानी विधा को समृद्ध कर रहे हैं। आप विधा का पोषण करते हुए स्थापित कहानीकारों की कहानियों का प्रकाशन वीणा के माध्यम से साहित्यिक संस्कारों का संवहन भी कर रहे हैं। वीणा पत्रिका की शताब्दी केवल कालखंड का पड़ाव नहीं है, ना ही यह समय की गणना है, वरन यह हिंदी साहित्य, कहानी विधा, सृजनात्मक चेतना की सतत साधना का उज्जवल उत्सव है। श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति द्वारा प्रकाशित प्रधानमंत्री श्री अरविंद जवलेकर, भूतपूर्व संपादक गण एवं वर्तमान यशस्वी संपादक, सहायक संपादक श्री सदाशिव कौतुक तथा संपादक मंडल के संपादन में वीणा पत्रिका के शब्द स्वर दिग्दिगंत तक अनहद नाद कर रहे हैं। वीणा के पृष्ठों पर अंकित कहानियां अपने युग का दस्तावेज है। इन कहानियों की सृजन धारा अतीत की स्वर्णिम स्मृतियां वर्तमान की चेतना और भविष्य की आशाओं, संभावनाओं के मुक्तामणियों के रूप में पिरोते हुए कहानी विधा को निरंतर समृद्ध कर रही है। इस चिंतन उत्सव में हम कहानी विधा के बदलते स्वरूप, उसके संघर्षों, उपलब्धियों का पुनरावलोकन करते हैं। वीणा का शताब्दी उत्सव हिंदी साहित्य की आत्मा का उत्सव है, जो निरंतर हमें प्रेरणा दे रहा है और पत्रिका की सुदीर्घ यात्रा को नई ऊंचाइयां प्रदान कर रहा है। शताब्दी पूर्ण कर रही वीणा ने कहानी विधा के में समय के स्पंदन, संवेदनाओं को अभिव्यक्त करते हुए इस सुदीर्घ यात्रा में शब्द दीपों द्वारा उजास भरकर समाज को आलोकित कर एक अद्वितीय कहानी लिखी है। अंत में मैं वीणा के नवीन विचार, नवसर्जना, संवेदनशील अभिव्यक्तियों की सुमधुर ध्वनियों, ज्ञान, संस्कृति और सृजनशीलता को अनंत तक वीणा प्रसारित करते रहे, यह शुभ भाव व्यक्त करती हूँ। आप सभी ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना। आप सभी को बहुत बहुत आभार,
धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय वीणा, जय भारत, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वसुधा जी। और वीणा की कहानी परंपरा को आपने प्रेमचंद से शुरू करते हुए 100 वर्षों तक फैली इस विधा की समृद्ध धारा में अपने विचारों को प्रवाहित किया। और आपका जो सुदीर्घ अनुभव रहा इस विधा को लेकर, वीणा पत्रिका को लेकर, और गांधी जी को लेकर भी आपने बात की। गांधी जी का जुड़ाव वैसे भी श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति की जो ऐतिहासिक इमारत है उसके साथ में हमेशा से हम उनके स्पर्श को वहाँ पर अनुभूत करते हैं। एक बहुत उत्तम और बेहतरीन आपका उद्बोधन, जिसमें एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में हम सभी को वीणा के सुरीले राग के झनकार से कुछ बहुत सुरीले आपने क्षण दिए, उसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभारी हूँ। और चूंकि हमारे मुख्य जो वक्ता हैं आज के आदरणीय तेजेंद्र जी, उन्होंने बहुत कम समय के लिए स्वयं को उपलब्ध कराया था और अब समय है कि हम उन्हें यहाँ पर सुनेंगे। बहुत संक्षेप में मैं आदरणीय तेजेंद्र जी का आप सभी के बीच में परिचय करवाना चाहूंगी। तेजेंद्र जी, मेरा परिचय रहने दीजिए क्योंकि मेरे पास टोटल 10 मिनट है, मैं चला जाऊंगा। ओहो, क्षमा चाहूंगी। मुझे कहा था वसुधा ने कि 11 से 12 तक प्रोग्राम है, और मैंने कहा था वसुधा से कि मैं घड़ी देख के बोलता हूँ। अब वो घड़ी देख के नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मैंने 15 मिनट की तैयारी की थी और बचे हैं 9 मिनट। तो मैं यही कहूंगा कि भाई बहुत अच्छा लगा, हमें वसुधा के माध्यम से वीणा पत्रिका के बारे में पता चला, उसमें कैसी कहानियां छपती थी वो पता चला। मैं अगले प्रोग्राम में आके आप लोगों से बातचीत करूंगा। आज मैं आपसे बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू कहता हूं कि मुझे आज वीणा पत्रिका के बारे में इतनी सारी जानकारी मिली। जो कुछ थोड़ा बहुत मैंने 50 साल के लेखन से अर्जित किया है वो अगले कार्यक्रम में आपको साझा करूंगा। शायद मेरा ये बहुत हमारे बीच आदरणीय तेजेंद्र जी मौजूद रहे, लेकिन किसी कारणवश वे अपने उद्बोधन को हमारे बीच नहीं रख पाए। आशा करते हैं कि हमारे बीच यदि लेखन के रूप में उनका उद्बोधन सामने आता है तो हम उसे पढ़ सकेंगे, या आदरणीय राकेश शर्मा जी से निवेदन कर सकेंगे कि वे इसे पत्रिका में स्थान दें, जिससे हम श्रोता के रूप में उसे देख या सुन नहीं पाए, लेकिन हम उसे उसका वाचन अवश्य कर पाएंगे। क्योंकि हमारे बीच आदरणीय तेजेंद्र शर्मा जी आज के प्रमुख वक्ता के रूप में थे, हम बहुत संक्षेप में ये जरूर जानना चाहेंगे कि आदरणीय तेजेंद्र शर्मा जी का व्यक्तित्व किस प्रकार का है, उसे मैं अवश्य आप सभी के बीच में रखना चाहूंगी। आदरणीय तेजेंद्र शर्मा ब्रिटेन में बसे भारतीय मूल के हिंदी कवि, लेखक और कहानीकार हैं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में MA और कंप्यूटर में डिप्लोमा करने के बाद आपने हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू और गुजराती भाषा में उसका आपको ज्ञान है, उसमें आप लेखन करते हैं। आपके द्वारा लिखा गया धारावाहिक शांति, जो दूरदर्शन पर 1994 में बहुत प्रसिद्ध हुआ था, बहुत लोकप्रियता प्राप्त कर चुका है। आपने अन्नू कपूर निर्देशित फिल्म अभय में आदरणीय नाना पाटेकर जी के साथ एक प्रमुख भूमिका भी निभाई। आप इंदु शर्मा मेमोरियल ट्रस्ट के संस्थापक हैं। हिंदी साहित्य का एकमात्र जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है, इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान प्रदान करने वाली संस्था कथा UK के आप सचिव हैं। आपकी अनेक रचनाएं और अनेक पुस्तकें हमारे बीच आ चुकी हैं, जैसे काला सागर, डिबरी टाइट, देह की कीमत, ये क्या हो गया, पासपोर्ट के रंग, ये सारे आपके कहानी संग्रह हैं। इसके अलावा कविता और गजल संग्रह भी आपके हैं। अनुदित साहित्य भी आपका विपुल मात्रा में है। और संपादन की बात करें तो आपने समुद्र पार, रचना संसार, समुद्र पार हिंदी गजल, सृजन संदर्भ पत्रिका का प्रवासी साहित्य विशेषांक, देशांतर जो कि प्रवासी कहानी का विशेषांक है। उसके बाद में 2 वर्ष से अधिक समय से आप पूर्वाई पत्रिका के संपादक के रूप में हमारे बीच अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपको बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा का डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण सम्मान, UP हिंदी संस्थान का प्रवासी भारतीय सम्मान, हरियाणा राज्य साहित्य अकादमी का सम्मान, डिबरी टाइट के लिए महाराष्ट्र राज्य साहित्य अकादमी का पुरस्कार। और आपको यदि हम विदेशियों की बात करें तो भारतीय उच्चायोग लंदन द्वारा डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन सम्मान, कृति UK द्वारा वर्ष 2002 के लिए आपको बेघर आंखें, ये बेघर आंखें के लिए सर्वश्रेष्ठ कहानी का पुरस्कार आपको मिल चुका है। और आप अंतर्राष्ट्रीय स्पंदन कथा सम्मान से भी सम्मानित है। तो आज ये हमारा सौभाग्य होता कि इतने विशिष्ट वक्ता हमारे बीच मौजूद थे, लेकिन हम उनके जो उद्बोधन था उससे हम
वंचित रह गए। तो आशा करते हैं कि उनका जो हमारे बीच हम आशा करते हैं कि आदरणीय तेजेंद्र शर्मा जी हमारे बीच अगली बार फिर से आएंगे और हमें अपने उद्बोधन से समृद्ध करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। हमारे बीच किसी का माइक चालू है, थोड़ी की समस्या। मेरा निवेदन है कि यदि किसी का माइक चालू है तो वो कृपया उसे बंद कर लें। मैं यहाँ पर आप सभी से आज के इस कार्यक्रम के सफल संचालन और सफल के लिए अत्यंत आभारी हूँ। कुछ तकनीकी समस्या है जिसके चलते हम सभी को क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यही होता है ऑनलाइन कार्यक्रमों में, कई बार हमें इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कहीं किसी का माइक यदि ऑन रह जाए, दो स्थानों से जब इको होता है तब इस प्रकार की समस्या आती है। खैर, आज का कार्यक्रम बहुत अच्छे से हम सभी ने इसका अनुभव लिया। वीणा और कहानी विधा को लेकर के, वीणा की शताब्दी और हिंदी में कहानी लेखन, ये हमारा आज का विषय रहा। हमें समृद्ध करता हुआ उद्बोधन आदरणीय वसुधा गाडगिल जी ने दिया, आपकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इसके अलावा आदरणीय तेजेंद्र जी ने भी बहुत संक्षेप में अपने विचार अवश्य रखे, लेकिन हम आशा करेंगे कि आने वाले समय में वे हमारे बीच बने रहें। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि वे सशरीर किसी ऑफलाइन कार्यक्रम में हमारे बीच होंगे जी, तो हम बहुत अधिक आभारी आपके होंगे। तो आने वाले जब भी आपका भारत का प्रवास होगा तब हम प्रतीक्षा में रहेगा। श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति का जो प्रांगण है आपकी प्रतीक्षा में रहेगा आदरणीय तेजेंद्र जी। इसके साथ ही आदरणीय राकेश शर्मा जी ने आज कार्यक्रम के प्रारंभ में जो विषय प्रवर्तन किया, उस विषय प्रवर्तन से भी हमें वीणा और कहानी लेखन, वीणा के संपादक और उसकी जो परंपरा है उसको लेकर जैसे हमेशा हम समृद्ध होते हैं, आज भी आपने बहुत विशिष्ट जानकारी हमें दी। आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और आज हमारे बीच आदरणीय प्रधानमंत्री जी अरविंद जवलेकर जी भी उपस्थित रहे। और मुख्य बात यह है कि वीणा संवाद केंद्र इंदौर की संयोजिका आदरणीय वसुधा जी अभी सिएटल में हैं। हमारे बीच आदरणीय राकेश शर्मा जी भी बैंगलोर से शामिल हुए हैं और आदरणीय अरविंद जवलेकर जी भी बैंगलोर से शामिल हुए हैं। और आप दोनों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जो मुझे इस वक्त नाम दिखाई दे रहे हैं, आदरणीय हरिराम वाजपेयी जी, आपको प्रणाम करती हूँ। आप हमारे बीच मौजूद रहे समिति की ओर से। इसके अलावा हमारे बीच कुछ शोधार्थी भी मौजूद रहे जिन्होंने विशेष रूप से हमें संदेश भेजा है कि वे वीणा से जुड़ना चाहेंगे। उनके पते और उन्होंने जानकारी भी हमें भेजी है। और आप सभी के बीच मैंने मैसेज बॉक्स में आदरणीय वसुधा गाडगिल जी का नंबर दे दिया है। तो हमारी ये आज की बैठक समाप्त हो उससे पहले आप चैट बॉक्स में जाकर के उनका नंबर ज़रूर ले लीजिएगा, आगे की सारी जानकारी वे आपको देंगी। मैं आदरणीय अरविंद जी, आदरणीय हरिराम वाजपेयी जी, हमारे बीच में कविता जी हैं, ममता माली जी हैं, मीनाक्षी जोशी 2 स्थानों से हैं, नारायणी मैडम हैं, प्रभा जी हैं, पुरुषोत्तम दुबे, डॉक्टर पुरुषोत्तम दुबे जी भी हमारे बीच मौजूद हैं इंदौर से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आभार सर। आदरणीय रवि जी हैं, आदरणीय संतोष सुपेकर जी उज्जैन से मौजूद हैं। संतोष जी आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद। आदरणीय सीमा व्यास जी हमारे बीच में है। आदरणीय शबनम जी भी हमारे बीच हैं जो शोधार्थी हैं जिन्होंने हमें जानकारी दी है। सुषमा व्यास जी हैं, उषा साहू जी हैं और इसके अलावा भी कुछ और शोधार्थी और कुछ और हमारे श्रोता थे जो समय समय पर हमारे साथ में जुड़े और शायद समय की समस्या के चलते वे थोड़ा सा जल्दी निकले।
तो मैं आप सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ। आदरणीय सुरेश चंद्र शुक्ल जी भी हमारे बीच मौजूद है ओस्लो से, जिनसे हम उज्जैन में, इंदौर में अनेक स्थानों पर मिलते रहे रूबरू। और आदरणीय शुक्ल जी, आने वाले कार्यक्रमों में हम आपसे भी साझा करेंगे। तो आप हमेशा हमें जो मार्गदर्शन देते हैं वो और इसी के साथ वीणा संवाद केंद्र इंदौर का श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति के मुखपत्र वीणा के अंतर्गत संवाद केंद्र इंदौर का ये जो आज का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को, ऑनलाइन आयोजन को हम यहीं पर संपन्न करते हैं, यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी ने अपनी ऊर्जा दी, अपना समय दिया और वीणा के लिए आपकी जो सेवाएं रहेंगी, आपकी निरंतरता रहेगी, इसकी हम अपेक्षा करते हैं। वीणा से अपना स्नेह आप हमेशा बनाए रखें। आदरणीय वसुधा जी, आदरणीय राकेश जी और समिति के हम सभी सदस्यगण आपके लिए यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आयोजन जारी रहेंगे और आपकी निरंतरता, आपकी उपस्थिति भी जारी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच फिर से एक संदेश है आदरणीय प्रभा जी का, जो आगे भी जुड़ना चाहती हैं। तो वसुधा जी का नंबर मैंने दिया हुआ है, तो आप उनसे अवश्य संपर्क करें, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और इसके अलावा भी यदि आप कोई वीणा से संबंधित प्रश्न पूछना चाहते हैं, आयोजन से संबंधित जानकारी चाहते हैं, वसुधा जी आपको सारी जानकारी प्रदान करेंगी। आप सभी ने अपनी ऊर्जा दी, समय दिया, मैं आप सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ। संपूर्ण वीणा संवाद केंद्र इंदौर और श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति की ओर से आप सभी का हृदय से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मैम। நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்காங்களா? இன்னும் பேசவே மாட்டீங்க யாரும். நல்லா இருக்கீங்களா? கட் பண்ணிட்டீங்களா? உங்க பேர் என்ன?